तो जो राजनीतिक में सक्षम महिलाएं हैं उनको ही मौका राजनीति में मिलना चाहिए। अपने पार्टी ऑफिस की एक राज्य स्तर की मीटिंग में अपना 50% आरक्षण का मुद्दा रख रहे हैं और वो बात आपकी तभी के तभी इमीडिएटली सुनी जाती है। तो एक ये महिलाओं के प्रति महिला धोरण का ही उदाहरण है कि 16 नंबर प्रभाग के खुद लोगों ने ही वो एक्सेप्ट किया है, तो ही मैंने निर्णय इसमें 16 नंबर प्रभाग में करने का, चुनाव लड़ने का लिया। चैलेंज एक्सेप्ट करना और ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना हमारी पुरानी आदत है। कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचं मापदंड जर मोजायचं असेल तर तिथल्या समाजातील महिलांचं राजकीय अस्तित्व काय यावरून ते गणलं जातं। महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आपण विचार करू तर महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेतील 288 आमदारांपैकी केवळ 22 आमदार या महिला आहेत, बाकी पुरुष आहेत। मग संविधानाला अपेक्षित असलेलं 50% महिलांचं आरक्षण गेलं कुठे, हा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी आज समाजातून अनेक महिला उभ्या राहत आहेत आणि आपला या आरक्षणातला वाटा मागायला सज्ज झालेल्या आहेत। राजकारणात अनेक महिला येतात आणि मोठ्या होतात, पण आपण मोठं होता होता समाजाचेही अनेक प्रश्न सोडवता त्या आपलं नेतृत्व सिद्ध करत असतात। अल्पावधीतच राजकारणात आपलं स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या आज माझ्या सोबत आहेत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2026 मधील प्रभाग क्रमांक 16च्या उमेदवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महासचिव सोनिया धामी। आपण वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जाऊन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वांशी संवाद साधत आहोत, त्यांचे जनतेविषयी असलेले अजेंडे जाणून घेत आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अजेंडा काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण सोनिया धामी यांच्याकडे आलेलो आहोत। धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया भारत न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया भारत का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि चुनावी प्रक्रिया के बीच में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की इस चुनाव में क्या भूमिका है उसकी राय लेने के लिए आप लोग यहाँ आए और हमसे बातचीत करने का निर्णय लिया। उसके लिए मीडिया भारत का तहे दिल से धन्यवाद। मैडम, आप राजनीति में सक्रिय हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश के एक उच्च पद पर विराजमान हो, तो उसके बावजूद भी अभी वार्ड में आकर लड़ने का निर्णय आपने क्यों लिया? देखिए, अगर ये बात अगर सोचें तो सबसे पहले तो पूरा प्रदेश लेवल पे काम कर चुकी हूँ, तो पूरा प्रदेश लेवल पे ही मेरा काम है। राज्य स्तर का काम देखा, जिला स्तर का काम देखा, पर इधर पूरा काम करते करते मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं मेरे शहर में उसी पद्धति से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की भूमिका जब राज्य स्तर पे रखते हैं या जिला स्तर पे रखते हैं तो इधर हमारे शहर में बहुत सारी इस चीज़ में कमियां हैं। तो इसलिए मेरा ये तभी मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं ये यहाँ उल्लासनगर के लोकल बॉडी के इलेक्शंस जरूर लड़ूंगी। तो लोकल बॉडी एक अपने आप में ताकत होता है, तो मेरा ये निर्णय था कि मैं अगर राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे काम कर रही हूँ तो मैं 100% अपने शहर की समस्या का निवारण करने के लिए मैं लोकल बॉडी के चुनाव जरूर लड़ूंगी। हालांकि देखा जाए तो समाज सेवा की कोई सीमा नहीं होती है, फिर भी कुछ लोग जो है शहर के कहते हैं कि सोनिया धामी 13 में से क्यों नहीं लड़ी, 16 में जाकर चुनाव क्यों लड़ रही है, ये सवाल है उनका। देखिए, अगर हम ये कोई कानून के दायरे में आने वाला ये सवाल है ही नहीं है मेरी नज़रों में, क्योंकि हम जो चुनाव हैं वो हम पूरे शहर में से कहीं से भी लड़ सकते हैं। ये मैं आपके चैनल के ज़रिए ही सबको जानकारी देना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि समाज सेवा की तो कोई भी सीमा होती ही नहीं है, तो उस प्रभाग के जो लोग हैं वो हम तक अप्रोच करने चाहिए, वो हम तक पहुंचने चाहिए। उनका डिसीजन, जो उनकी एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो चाहते हैं कि हम उनके प्रभाग में आके लड़ें। तो ऐसा ही एग्जैक्ट 16 नंबर प्रभाग के साथ है कि 16 नंबर प्रभाग के खुद लोगों ने ही वो एक्सेप्ट किया है, तो ही मैंने निर्णय इसमें 16 नंबर प्रभाग में करने का, चुनाव लड़ने का लिया। और उस वार्ड में अगर जैसे हमारे कार्य करने की पद्धति है, 16 नंबर प्रभाग एक ऐसा प्रभाग है, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल धांधलियाँ हैं,
इवन के जैसे अभी मैं लोगों से विचर रही हूँ, लोगों ने खुद अपने मुंह से ये बातें बताई, या मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे उससे पहले, इस प्रभाग से लड़ने से पहले, उस प्रभाग की समस्याओं का सर्वे किया कि साईं वत्सन शाह दरबार का मैटर है, जो मतलब इतना बड़ा मैटर है कि उधर के जो करंट नगर सेवक हैं, हमारा मानना है कि जो साईं, जिसको हम श्रद्धा स्थान है, हम भगवान की तरह पूजते हैं, तो उनको मतलब अगर उसके नाम के ऊपर इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। और मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों ने भी अप्रोच की। देखिए, घर बनाना एक हर पर्सन का, हर व्यक्ति का एक सपना होता है। अगर उसके घर बनाने के समय उसको तकलीफें दी जा रही हैं, एक तो वो अपनी बहुत ही मेहनत से की हुई कमाई को कर्जा उठा के वो घर बना रहा है, फिर उसके नाम पे उससे एक वसूली की जा रही है, तो ये किस्से भी उसी ही प्रभाग में बहुत सारे हैं। तो मेरे से लोगों की अप्रोच, लोगों की एक्सेप्टेंस, तो मैंने निर्णय लिया। और मैं आपसे प्रफुल्ल जी ये भी बताना चाहूँ कि चैलेंज एक्सेप्ट करना हमारी पुरानी आदत है। क्योंकि 2007 में भी ऐसा ही विषय हो चुका था, जब पैनल नंबर 17 में लोग बहुत परेशान थे। इवन के ऐसा था कि टैंकर के लिए आधा घंटा उनको लाइन लगानी पड़ती थी। तो आज पैनल नंबर 17 की हर समस्या का हमने समाधान किया है। तो कुछ 2007 में भी हमने ऐसा ही चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंज एक्सेप्ट करना और ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना हमारी पुरानी आदत है। आप जिस हौसले से इस प्रभाग क्रमांक 16 में उतरे हैं, आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता, यहाँ का मतदार आपको स्वीकार करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। और मैं आपको एक बार और बताऊं कि 16 प्रभाग में उतरना जो है, वो समझो अगर हम संवैधानिक तौर पे या कानूनी नज़र से देखें तो वो मेरा एक नॉमिनेशन फॉर्म है, जो उधर के 16 नंबर प्रभाग के लोगों ने मुझे दिया है। तो वो तो एक्सेप्टेंस हो गई ना, तो फिर और एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं आता है ना। वो मेरी नॉमिनेशन है, वो उधर के लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया है, तो वो एक्सेप्टेंस ही है। नॉमिनेट करना, हम किसी कैंडिडेट को प्रभाग के उधर के लोगों ने हमें नॉमिनेट किया, तो मतलब एक्सेप्टेंस है। लेकिन वहाँ के जो आपके प्रतिस्पर्धी है, कई सालों से वहाँ के प्रस्थापित है, क्या उनको आप श्रेय दे पाओगे? देखिए, ऐसे है कि जो चुनाव के दौरान वो भी एक अनुभव मुझे हुआ कि लोग खुद आगे आके बोल रहे थे। जैसे ही मैं चुनावी प्रचार में थी, तो मैंने उनको बोला कि कभी भी एक ही पर्सन को मेक श्योर और ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब वेरिएशन देते रहेंगे, आप नेक्स्ट अभी वाले टर्म में 2026 में हमें 5 साल मौका दीजिए, और हम अगर 5 साल आपकी उम्मीदों में खरे नहीं उतरते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप किसी और 5 साल किसी को मौका दीजिए। ये किसी की रियासत नहीं है कि भाई ये संवैधानिक तौर पे चलने वाला जो प्रोसेस है चुनाव का, तो होता भी ऐसे ही है और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि उधर की जनता ही मालिक होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो डिसाइड करें कि ये 5 साल। मैं तो सबके साथ प्रचार में बात कर रही थी कि आप रिपोर्ट कार्ड निकालो इनका 5 साल का, ऑडिट होना चाहिए उनका। उससे क्या होगा, हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, बिकॉज इससे उनको एक कंपटीशन बना रहेगा कि अगर हमने 5 साल काम नहीं किया तो नेक्स्ट 5 इयर्स हमें जनता चेंज कर देगी। तो ऐसा ही होना चाहिए और यही प्रक्रिया है। ये हमने पूरा चुनावी सरगर्मियां का जो ट्रेंड है वही चेंज कर दिया है। नहीं, लेकिन अगर आप दावा करते हो कि उन्होंने काम नहीं किया है, तो सोनिया धामी के पास कौन सा ऐसा एजेंडा है जो मतदारों को वो दे पाएंगी? देखिए, अगर जिस प्रभाग में मैं रुकी हूँ, अगर उस प्रभाग की बात करें तो उधर तो मैनी एजेंडेज हैं, लेकिन मैं एक महिला हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं महिलाओं का ही जो समस्या है उन्हीं पे मैं निवारण करने का सोचूं। तो उधर की जो सबसे मेन समस्या है उधर है पानी की समस्या। फिर मैंने पानी की समस्या पे विचार करते करते ये उधर मैंने नोटिस किया और मैंने वो ऑब्जर्व किया कि ये पानी की समस्या सिर्फ एक पानी की पूर्ति की समस्या नहीं है, ये उधर इनडायरेक्टली असाधारण रूप से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। अच्छा, ये मैं आपको सीधा साफ स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि
अगर पानी का एक फिक्स टाइम नहीं है, ये भी मैं हम्म। आपको एक बात बताना चाहूँ कि इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में पूरा उल्लासनगर के लिए पानी का एक टाइम टेबल आया है। जी जी। तो लेकिन उसको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, या कितने उधर प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं जो उसकी सुविधा हर एक नागरिक तक दिए जा रही है। अगर 16 नंबर प्रभाग की बात करें तो उधर पानी का कोई टाइम नहीं है। ये अप्रत्यक्ष रूप से, असाधारण रूप से हर महिला का शोषण है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती है, उसको घर की जिम्मेदारियों के अलावा बच्चों को स्कूल भी टाइम पे भेजना है, उसने अपना समाज को भी बिल्कुल। पूरा निभाना है, कहीं दुख सुख में भी उस महिला को ही जाना है। तो आज पानी 2 बजे आएगा, आज पानी 1 बजे आएगा, मतलब पूरा दिन महिला वो व्हाट्सएप ग्रुप ही ऑब्जर्व करती रहे बैठ के कि भाई अभी पानी इतने बजे आएगा तो मैं अभी बाहर घर से निकलूं, कोई अदर इमरजेंसी है घर से निकलने की। तो जब महानगर पालिका से वो टाइम टेबल अकॉर्डेड है तो क्यों ये महिलाओं के साथ, ये महिलाओं का शोषण है। तो सबसे पहले तो इसी पे काम किया जाएगा और बाकी विषय उसके साथ लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रफुल्ल जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो फर्स्ट टाइम ये इतिहास में हुआ है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में ये पानी का टाइम टेबल आया है, और उसके पीछे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बहुत ही अहम भूमिका है। अच्छा। हमारे जो जिलाध्यक्ष है श्री भरत जी राजवानी गंगोत्री जी, उन्होंने कम से कम 1 साल तक इस चीज़ का पूरा फॉलो अप लिया है कि हमें ये पानी का जो टाइम टेबल आना है उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, कंटिन्यू फॉलो अप है। तो जिसकी वजह से ये आज हम एक टाइम टेबल प्राप्त कर सके हैं, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी भी, क्योंकि ये जो बीच के लोग हैं हमने ही चुन के दिए हुए, ये अगर ये पानी की समस्या सॉर्ट आउट हो गई या सॉल्व हो गई तो उनके कमाई के साधन बंद हो जाएंगे, उनके अच्छा। कमाई के जरिए बंद हो तो ये जाएंगे। जल संकट उनके संपत्ति का साधन है। संपत्ति का साधन है, उनका आधे से ज्यादा तो खुद का ही क्रिएट किया हुआ है। अच्छा। इनफ पानी है उल्लासनगर में उल्लासनगर की जनता को देने के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक नागरिक का शोषण है और अपनी कमाई के इनके साधन है और कुछ भी नहीं। सोनिया जी, आपने जब राजनीति में कदम रखा तो आपके सामने कई सारे राजनीतिक पक्ष थे, फिर भी आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही चयन क्यों किया? किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाना और उधर जाके काम करना बहुत सारे महिलाएं करती हैं, लेकिन मेरा स्पेशली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही जाना, जब मैंने प्रवेश किया तो शरद पवार गट के साथ एक ही था तो काम कर रही थी, अभी मैं अजीत पवार गट के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे इधर थोड़ा सा अपनी बात को रखना, अपना आज़ादी से बात करना, वो इस पक्ष में दिखा, क्योंकि हमें कितनी आज़ादी से हम बात करते हैं, कितनी आज़ादी से हमारे सामने उस रखी हुई बात का रिस्पांस मिलता है। तो ये चीज़ें सब मैंने अपने पर्सनल लेवल पे अनुभव की कि कैपेबिलिटी को कैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। जैसे जो सक्षम महिलाएं हैं उनको पहले मौका दिया जाता है, जैसे मैं उसका खुद उदाहरण हूँ। मैं जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉर्मली इंसान अपना पॉलिटिकल कैरियर वार्ड अध्यक्ष से या सदस्य से शुरू करता है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की फादर बॉडी की जिलाध्यक्ष, तभी शायद भी तो पूरे महाराष्ट्र में फादर बॉडी की एक महिला जिलाध्यक्ष मैं ही थी। तो ये पार्टी का एक भरोसा होता है और ये महिलाओं के विषय पे, महिलाओं के विषय के साथ, महिलाओं के साथ न्याय करके काम करने वाला पक्ष लगा मुझे, और उसकी एग्जाम्पल मैं हूँ। जिलाध्यक्ष पद पे काम किया मैंने, उसके बाद मैंने अभी प्रदेश महासचिव पद पे काम कर रही हूँ, तो मुझे एक प्रोग्रेसिव विचारों वाली पार्टी लगी है। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपकी लीडरशिप की काबिलियत जो है उसको सम्मान मिल रहा है, उसको न्याय मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक हमारी राज्य स्तर की मीटिंग थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी तटकरे उस मीटिंग को पूरा हैंडल और कंडक्ट कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में हो रही थी। और अगर 50% आरक्षण, इक्वालिटी का अधिकार है जो वो शुरू से शुरू किसने किया? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए।
तो उसी विषय को लेके मैंने उनके सामने बात रखी कि आने वाले जो ये अभी स्थानिक स्वराज्य लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, उसमें एक परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर सक्षम महिलाएं हैं जो हमारे पक्ष में काम कर रही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए, ना कि हम परिवारवाद के चलते जो महिला कभी घर से बाहर निकली नहीं है, उसको पॉलिटिकल राजनीतिक नॉलेज कोई है नहीं, अनुभव नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोलती हर महिला अपने आप में सक्षम होती है, पर वो किस दिशा में किस प्लेटफॉर्म पे सक्षम है वो एक अलग विषय हो जाता है। तो जो राजनीतिक में सक्षम महिलाएं हैं उनको ही मौका राजनीति में मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर जरा ज़्यादा स्पीड से, और देखो जिसको जिस चीज़ का नॉलेज होगा तो उसका फायदा समाज को ही होने वाला है। तो ये बात मैंने 50% आरक्षण वाली आदरणीय प्रांत अध्यक्ष के सामने रखी थी। उन्होंने तुरंत मेरी प्रेजेंस में ही उधर जितने जिलाध्यक्ष थे बैठे प्रेजेंस, उनको आदेश दिया कि आपको इमीडिएटली ये मतलब ऑर्डर है ये कि पहले पक्ष में काम करने वाली हर महिला की प्रतिमा और प्रतिभा दोनों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना है और मद्देनजर रखते हुए ही उनको सीटों का बंटवारा करना है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अगर हम अपने पार्टी ऑफिस की एक राज्य स्तर की मीटिंग में अपना 50% आरक्षण का मुद्दा रख रहे हैं और वो बात आपकी तभी के तभी इमीडिएटली सुनी जाती है, तो एक ये महिलाओं के प्रति महिला धोरण का ही उदाहरण है। अगर मैं कहूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर महिलाओं के सवाल जो होते हैं वो नजरअंदाज किए जाते हैं, तो इस विधान से क्या आप सहमत रहेंगे? देखिए, करते होंगे नजरअंदाज बाकी पक्षों में, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में ऐसा नहीं है। उसकी मैं उदाहरण खुद हूँ। बहुत और सारी बात भी महिलाएं हैं। अभी अगर हम महिला आयोग की बात करें, आदरणीय रूपाली ताई चाकनकर हमारे पक्ष की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी है और महिला आयोग की अध्यक्षा भी है। मेरी इधर इतनी समस्याएं महिलाओं की हमारी अगर लोकल लेवल पे आती हैं तो बात सुनी जाती है। और हमारा तो उल्लासनगर आप सोशल मीडिया चेक करोगे तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हमारी महिला आयोग ने एक फोन पे वो सॉर्ट आउट किए हैं, तो ऐसी सुनी जाती है बात। तो यही समस्याएं जानने के लिए आपने वुमन एजेंडा का एक कार्यक्रम भी यहाँ पर उल्लासनगर में लिया था, तो उस कार्यक्रम के दौरान आपको उल्लासनगर की महिलाओं के कौन कौन से ऐसे सवाल जो है वो अहमियत भरे लगे? जी हाँ, हमने विमेन एजेंडे का एक प्रोग्राम किया था। ये एक हमारी शुरुआती पहल थी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ऐसा प्रोग्राम करने से डरती हैं, मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि हमें उस प्रोग्राम में बहुत अच्छी सफलता मिली थी। हमने विमेन एजेंडे के उस प्रोग्राम में विमेन्स की, महिलाओं की अलग अलग समस्याओं पे बात की थी और उन समस्याओं पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा हुई। बहुत एक कामयाबी भरा, मैं कहना चाहूँगी, वो प्रोग्राम हुआ। और जब महिलाएं खुल के वो डिस्कशन कर रही थी, खुल के उस डिबेट में हिस्सा ले रही थी, तो बहुत सारी हमें ऐसी समस्याएं भी देखने और सुनने को मिली जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उधर कुछ एक स्लम एरिया की महिलाएं थी जो उन्होंने पहले तो देखो एक महिला की क्षमता देखो कि वो ओपनली स्टेज पे आके एक स्लम एरिया की महिला ओपनली डिबेट करने को रेडी थी, अपनी बात रख रही थी कि बे मैडम जी, हमें पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं इस आजाद देश में। हमें कई साल हो गए आज़ाद हुए, हम बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक स्टेजों में से बातें करते हैं महिलाओं के शक्तिकरण की, पर हमें बहुत महिलाओं की जो ग्राउंड लेवल पे समस्याएं या अदर समस्याएं या बहुत कुछ हमें सुनने को मिला। लेकिन मुझे ये खुशी भी है कि वो समस्याएं मैंने आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम भी हैं, मैंने उनको पर्सनली मिलके वो लेटर उन तक सौंपा था पूरे प्रोग्राम का एक यादी बना के कि दादा, हमने अपने शहर में ये प्रोग्राम किया है, हमारे शहर की महिलाओं की ये समस्याएं हैं। उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण मेरी बात सुनी। अच्छा। और उन विषयों पे विचार भी हुआ और हमारे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जरिए ही आज भी
उसी ही समस्याओं के समाधान पे भी हम काम भी कर रहे हैं, और उसमें से काफ़ी समस्याएं जो 80-90% है हम सॉर्ट आउट भी कर चुके हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, जो हमने विमेन एजेंडे का प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में हमने जैसे आम नागरिक की समस्या को लेके, उससे लेके हर एक महिला की मेंटल जो हेल्थ है उस पे काम किया था। तो वही एजेंडा लेके मैं 16 नंबर प्रभाग में जाऊंगी, क्योंकि मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने इतने सालों में, मैं पिछले समझती हूँ 35 साल से उल्लासनगर में हूँ, तो हम लोगों के माइंड में ये एक धारणा बैठ चुकी है कि सिंधी समुदाय जो हम लोग हैं बहुत पैसे वाले, एक रिच क्लास होती है। ऐसा नहीं है। हमने हर समाज के लोगों के साथ काम किया है। जैसे हर समाज में हर कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसे ही सिंधी समाज में भी हर कैटेगरी के लोग हैं। आज हमने देखा है कि बैरकों में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और उनका वो किसी भी परियोजना के अंतर्गत आते नहीं हैं। अच्छा। तो मेरा सबसे पहले तो 16 नंबर पैनल में जाके ये महिलाओं के लिए जो ऐसे जिनको ज़रूरतें हैं उस पे काम करना है, मेंटल हेल्थ पे काम करना है। ढंग के लिए अगर 16 नंबर पैनल की बात करूं, गार्डन स्पेशली महिलाओं के लिए बनना तो क्या, जो गार्डन थे वो भी खा गए। तो ऐसे समस्याओं पे काम करना है। कभी कभी ऐसे होता है प्रफुल्ल जी के डोमेस्टिक वायलेंस के चलते चलते कभी घर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि महिला बहुत गुस्से से बाहर निकल जाती है। कभी कभी वो कोई गलत स्टेप भी उठा लेती है। तो हमारे उल्लासनगर शहर में किसी भी प्रभाग में, मैं अभी सिर्फ 16 नंबर प्रभाग की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रभाग में ऐसा कोई सिर्फ महिलाओं के लिए गार्डन नहीं है, या कोई महिलाओं के लिए सिर्फ कोई ऐसा कॉमन रूम नहीं है। यहाँ वो शांति से बैठ के 10 मिनट टीवी देखा, या कोई मैगजीन पढ़ा, या किसी फ्रेंड से कोई उसने बातचीत की, तो उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो हमारा जो है आगे का जीतने के बाद ये भी है कि भी हम लोग ऐसे ही विषयों पे काम करें ताकि एक महिला शहर में सुरक्षित रह सके, एक महिला शहर में एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये तो महिलाओं के लिए हो गए, लेकिन प्रभाग के लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए, प्रभाग को तो पहले भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ये सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला मुद्दा है, क्योंकि मैंने आपसे अभी जैसे भ्रष्टाचार की शुरुआत में बात की, और छोटे छोटे लोगों को घर बनाने के लिए भी माथा टेकना पड़ता है जाके नगर सेवकों के पास। अच्छा। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे उनको समाधान देना है, और उनको मेंटली इतना स्ट्रांग कर देना है हमें कि वो अपनी बात खुद रख सके, उनको अपनी समस्या से लड़ने का समाधान प्राप्त हो सके। ये खास करके उस प्रभाग के लोगों को उनकी परिस्थिति ऐसी की हुई है कि उनको गुलाम बन के रखा हुआ है। अच्छा। उनको पानी के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकाला जाता है। व्हाट्सएप पे आज पानी 12 बजे, आज पानी 2 बजे, पूरा प्रभाग वो कहीं और प्रोग्रेसिव विचारों को क्या सोचेंगे। उनका ध्यान ही पूरा पानी के इर्द गिर्द ही वो पूरा संक्षिप्त कर दिया है, जबकि पानी एक बेसिक नीड है, ये हर नागरिक का हक है। और मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की हमारे जिलाध्यक्ष भरत जी गंगोत्री जी की ये पानी का टाइम टेबल कारपोरेशन में लागू हुए, उसके लिए एक अहम भूमिका है। हमने पक्ष की तरफ से भरत जी ने 1 साल इस विषय पे पूरा फॉलो अप लिया है, तब जाके हम ये हिस्टोरिकल हमें एक गिफ्ट मिला है। अच्छा जी। भरत राजवानी जी के नेतृत्व में उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 52 उम्मीदवार जो है वो मैदान में खड़े हैं। यस। आपको क्या लगता है कि कितनी सफलता आपके पक्ष को प्राप्त होगी? देखिए, आपके इस क्वेश्चन पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हौसला भी है और घड़ी भी है। घड़ी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुन के हमें आने की उम्मीद है, और वैसे भी हमें सबको इस बात का पता ही है कि वक्त उसी का होता है जिसके साथ समय होता है। अच्छा। तो समय हमारे पास है और समय इस बार हमारा है।
इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कई सारे नए चेहरों को भी तो प्लेटफॉर्म दिया है, तो आपको क्या लगता है कि जनता कितना उनका स्वीकार करेगी? देखिए, जनता बिल्कुल स्वीकार करेगी उनको, क्योंकि हमारा मानना है कि समय उसका साथ देता है जो समय के साथ चलता है। आज समय की मांग है कि यंगस्टर्स के हाथ में कमान देनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि होश और जोश का एक अच्छा तालमेल बना के चलेंगे तभी हमारे शहर का विकास होगा। तो हमने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से बहुत सारे नए चेहरे उतारे हैं, तो 100% उनको कामयाबी इस बार मिलने ही वाली है। जाते जाते आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे ही उल्लासनगर शहर के मतदाताओं को ये अपील करना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जितने भी उम्मीदवार घड़ी चिन्ह पे पूरे उल्लासनगर में रुके हुए हैं, आप उनको भारी मतदान से विजय कराइए, क्योंकि अभी समय को परिवर्तन करने का समय आ गया है, समय को बदलाव करने का समय आ गया है। और कोइंसिडेंटली हमारी तो निशानी भी समय ही है, तो भारी से भारी वोटें दीजिए। चुनाव में हिस्सा लेने का सबसे पहले में होता है कि ये मत करिएगा कि वोट नहीं करना है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वोट के अधिकार को जरूर यूज कीजिए और घड़ी पे अपना जो कीमती वोट है देके हमें विजयी कराइए। रही बात 16 नंबर प्रभाग की, तो मेरे साथ महेंद्र भाऊ मात्रे में रुके हैं, और ब में नेहा प्रकाश लुंड है, और क में मैं खुद हूँ हरकिरण कौर सोनिया धामी, और ड में विजय राजवानी गंगोत्री जी के भाई छोटे वो रुके हुए हैं। तो एक आशा की उम्मीद से हम पूरे शहरवासियों को 16 नंबर प्रभाग, 17 नंबर प्रभाग, 18 नंबर प्रभाग या जिधर भी हमारे जो कैंडिडेट्स रुके हैं उनको भारी वोटों से विजय कराइए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि घड़ी सिंबल पे चुनने के बाद जो हैं, आप अगर घड़ी सिंबल पे खड़े हुए रुके हुए उम्मीदवारों को चुन के लाओगे तो आपको महानगर पालिका के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। हमारी प्रशासन पे पूरा होल्ड रहेगा, अधिकारी आपके दरवाजे पे आएंगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। हौसला भी है और घडी भी है, या आत्मविश्वासाने सोनिया धामी निवडणुकींच्या या रणमैदानात उतरले आहेत। स्वतःसाठी मतं मागता मागता त्यांनी पक्षासाठी देखील मतदारांना आवाहन केलेलं आहे। ह्या घडीतला ही वेळ त्यांना किती साथ देते हे 16 तारखेला कळेल, आणि घड्याळाचा जो काळ आहे, जी वेळ आहे, ती नेमक्या कोणासोबत उभी राहते हे देखील बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। सोनिया जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला और अपनी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।